अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल सर्दी का मौसम आया हुआ है और सर्दी काफ़ी शिद्दत से कराची के शहरियों को परेशान कर रही है और इस दौरान देखा गया है कि अमराज़ क़ल्ब का तूफ़ान बरपा है, ख़ास करके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और दिल की धड़कन की बंदिश, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और बहुत सारे लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि कार्डियक अरेस्ट जिसमें अचानक जो है वो बहुत सारे मरीज मौत का शिकार हो जाते हैं, तो वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एनीवे, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हार्ट अटैक के बाद, यानी हार्ट अटैक के जो जिनको भी हार्ट अटैक होता है और तो वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो कि किसी का भी कोई अब्बू है, भाई है या इवन बेटा है, आजकल बाप दादा जो है वो उसकी तीमारदारी कर रहे हैं और बेटे को हार्ट अटैक जो है वो हो जाता है। तो एक सवाल जो है वो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा, यानी मॉर्टेलिटी, मौत जाने के। तो ये सवाल जो है वो पिछले 30 साल से 35 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ एक ही सवाल जो है वो लोग पूछते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे डॉक्टर्स उनको शायद सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते, तो जिसकी वजह से या हर डॉक्टर अपना अपना जुदा से उनको आंसर देता है, तो लोगों में थोड़ा सा वो होता है कि कन्फ्यूजन होता है। तो ये मेरे पास डेटा थी जो 1995 से लेकर 1998 में, जब मैं सिविल हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी में सीनियर रजिस्ट्रार था, तो हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट्स दाखिल होते थे उस ज़माने में, तो मैं पर्सनली उनको, हर मरीज़ को, ये जो डेटा है ये हर मरीज़ की मैंने खुद से एक एक चीज़ जो है वो उनसे बात करके और नोट की है। ये कोई डेटा वो नहीं है कि किसी और ने डेटा कलेक्ट की हो और फाइलों में नोट्स डाले हों और फाइलों को देख के और फिर मैंने ये डेटा जो है वो कंपाइल की हो, तो ऐसा नहीं है। और ये एक एक पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स मैंने उस ज़माने में देखे हैं, तो वो एक एक पेशेंट्स का मैंने ख़ुद से जो है वो, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस ज़माने में तो ये जो एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी पीसीआई और इवन थ्रोम्बोलाइसिस जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता था। तो उस वक्त भी यही सवाल जो है वो गूंजता था। तो मैंने फिर ये डेटा संभाल के रखी थी और फिर जब मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ भी जाके डेटा जमा करके और उसकी डेटा फिर आपसे किसी दिन शेयर करूँगा कि वहाँ पर जो लोकल सऊदी या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों से मल्टीनेशनल लोग वहाँ पर हार्ट अटैक के साथ दाखिल होते थे, तो उनकी भी डेटा फिर मैंने ख़ुद से ही रिकॉर्ड करके और जमा करके और उनके नतीजे निकाले। कोई टोटल जो मरीज़ थे इन 4 सालों में हार्ट अटैक के, ये कोई 330 मरीज़ मैंने देखे थे और इन 330 मरीज़ों में 275 यानी 83% जो मरीज़ थे वो मर्द हज़रात थे और 55 यानी 16% जो है वो 17% जो थी ख़वातीन थी। तो उस वक्त से ही और अभी भी मैं ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स हैं, यानी दिल के शरेयानों की बीमारियां हैं, ये उस वक्त भी और अब भी ये मर्दों की प्रीडोमिनेंट डिजीज़ है एज़ कम्पेयर टू, यानी 5 गुना जो है वो मर्दों में ज़्यादा जो है वो। और लेकिन पेचीदगियाँ और अमवात की शरह जो है फिर औरतें कम हैं, लेकिन अगर औरतों को हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर उस वक्त
मैंने देखा कि उनमें पेचीदगी और अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा थी। अब ये अब भी बहुत सारे लोगों को इतना शायद पता नहीं है कि उस वक्त यानी कि 1995 यानी 30 साल पहले भी ये जो बीमारी थी ये 38% जो मरीज़ थे, 38 जो परसेंट मरीज़ थे वो उस वक्त भी 45 साल और 45 साल से कम थे। इसका मकसद ये है कि ये जो नौजवानों में हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो उस ज़माने में ही शुरू हो गई थी। और जबकि जब मैं 1990 में ब्रिटेन में था तो उस वक्त लंदन में अगर किसी इंडिया पाकिस्तान से अगर किसी यंग मरीज़ को हार्ट अटैक होता था तो अंग्रेज़ परेशान हो जाते थे कि यंग आदमी को जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। फिर जब यहाँ आए हम तो देखा कि यहाँ पर भी ये यंगर पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉमन है। और उनमें ज़्यादातर पहले भी मैं मेंशन करता रहा हूँ तो हार्ट अटैक के जो मरीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर सीने में दर्द, अचानक सीने में दर्द उठता है। तो सीने का दर्द जिनमें उठता है तो उसमें बीमारी तो शरेआनी की होती है लेकिन उसमें अंजाइना का भी दर्द में भी सीने में दर्द होता है और हार्ट अटैक के मरीज़ों में भी सीने में दर्द होता है। उसमें मैंने देखा कि 35% मरीज़ ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक के शिद्दत वाले दर्द और ईसीजी में चेंजेस से पहले उनको ये अंजाइना की तकलीफ़ थी। यानी अंजाइना की में ज़्यादातर चलने में दर्द होता है और वो इतना शिद्दत से नहीं होता, रुकने से ठीक हो जाता है और कभी कभार लेटे लेटे भी दर्द होता है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होता है कि ईसीजी में यूजुअली चेंजेस नहीं होती तो डॉक्टर्स जो है वो उसमें धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए ईसीजी जो है वो दोस्त भी है दुश्मन भी है। तो उस वक्त भी जो है वो ये उनमें ईसीजी नॉर्मल होने की वजह से जो है वो 35% जो है वो डॉक्टर्स धोखा खा के और मरीज़ों को घर भेज देते थे। अब जो रिस्क फैक्टर्स जो शुरुआत से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनके जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो सिगरेट स्मोकिंग, अभी भी सिगरेट स्मोकिंग अलोन, सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग अकेला हर उम्र के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है मेन रिस्क फैक्टर था। यानी 63% जो हमारे उस ज़माने में मरीज़ थे उनमें हर एज ग्रुप में 45 साल या उससे कम या 45 से 60 साल और 60 साल से ऊपर, उन सब में जो है वो सिगरेट स्मोकिंग अलोन जो है वो मेन रिस्क फैक्टर था। ख़वातीन में जो है वो अब भी और अभी भी, अब थोड़ा सा सिगरेट और तंबाकू नोशी, क्रिस्टलाइज और ये नशावर चीज़ें ख़वातीन में भी ये ट्रेंड बढ़ गया है। लेकिन उस वक्त ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम थे ये यंग ख़वातीन में 45 साल से कम वाली में बहुत कम था और जिनमें था फिर तो वो 45 साल के बाद और 60 साल मिडिल एज और एल्डरली में। लेकिन उनमें जो मेन रिस्क फैक्टर्स थे वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, और उसकी वजह से ख़वातीन में जो है वो डायबिटिक ख़वातीन में जो है वो अमवात और पेचीदगी की शरह ज़्यादा थी उस वक्त। ये 78% जो मरीज़ थे वो सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 8 बजे, इन 12 घंटों के दरमियान। यानी अक्सर मरीज़ों को जो है वो फजर की नमाज के टाइम में दर्द शुरू होता था तो पहुंचते पहुंचते सुबह को जब वो दफ्तर में पहुंचते थे तो दफ्तर से जो है वो दौरान जो है उनको हार्ट अटैक का दर्द होता था। तो जब तक अस्पतालों में आते थे तो इन 12 घंटे के अंदर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो मरीज़ों की इन 12 घंटों में जो है वो ज़्यादा जो है वो अस्पताल में आती थी। और उस वक्त जो है वो अभी टेक्नोलॉजी इतनी प्राइमरी पीसीआर थ्रोम्बोलाइसिस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी। तो
इसलिए जब हार्ट अटैक का कोई मरीज़ दाखिल होता था तो उनको हफ्ता या हफ्ते से भी ज़्यादा जो है वो मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल करते थे, और जब उनको डिस्चार्ज करते थे तो उनको हम स्ट्रिक्टली उस ज़माने में कहते थे कि जी आप 6 हफ्ते जो है वो घर में आराम करें। तो बहुत सारे मरीज़ों के घर ऊपर होते थे तो वो बेचारे अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास जो है वो या किराए का घर लेके नीचे रहते थे, या अगर मरीज़ को ऊपर लेके जाते थे तो उनको व्हील चेयर समेत या कंधे पर उठा के और ऊपर जो है वो लेके जाते थे। तो फिर 6 हफ्ते के लिए जो है वो मरीज़ जो है वो बिस्तर में लेटे हुए होते थे। तो ये एक बड़ा एक कम्बरसम के ख़ास करके नौजवानों के लिए जिनको जॉब करनी होती थी, और उनको क्योंकि वही ब्रेड एंड बटर विनर जो है वो होते थे, तो वो उनके लिए बच्चों के लिए रोज़गार के लिए निकलना एक बहुत ही एक मुश्किल जो है वो मरहला होता था कि 6 हफ्ते के लिए घर में बैठ जाएं। और बहुत सारे नौजवान जो होते थे वो हमें मना करते थे कि हमें सर्टिफिकेट में या कहीं पर ये मेंशन ना करें कि हमें हार्ट अटैक हुआ है, वरना हमारी जो कंपनी है वो हमें जॉब से जो है वो फारिग कर देगी। तो बहुत सारे उस ज़माने में जो है वो प्रॉब्लम्स होते थे। तो एवरेज हॉस्पिटल स्टे जो हमारे ज़माने में होता था वो 9 दिन जो है तकरीबन, इसमें सारे लोग आ जाते हैं, जो पेचीदा हार्ट अटैक वाले और जो नॉन पेचीदा हार्ट अटैक वाले। ये एक ट्रेंड था, अब ट्रेंड बदल गया है। अब तो तीसरे दिन पर ही जो है वो मरीज़ को जो है वो डिस्चार्ज करके और 15 दिन के अंदर जो है वो कामकाज करने के काबिल हो जाते हैं ज़्यादातर मरीज़ जो है वो। हार्ट अटैक जब भी किसी को होता है तो उसके मुख्तलिफ इक़साम होते थे और अभी भी होते हैं। तो मरीज़ पूछते हैं या मरीज़ों को समझाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हार्ट अटैक की और अमराज़ क़ल्ब के अस्पतालें और इलाज की सहूलतें तो बेतहाशा बढ़ गई हैं। हमारे ज़माने में, जिस ज़माने में मैं रेजिडेंट होता था NICVD में, तो एक वाहिद NICVD होता था और सारे हार्ट अटैक के जितने भी कराची में जिसको हार्ट अटैक होता था तो वो कार्डियोवैस्कुलर NICVD का ही रुख करते थे। अब तो NICVD ने ही पूरा एक नेटवर्क फैला दिया है कि हर जगह हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए इलाज मुआवजे के लिए और प्राइमरी PCI का एक नेटवर्क जो है वो कायम किया हुआ है, जिससे अब हार्ट अटैक के मरीज़ों का प्रोग्नोसिस और मॉर्टेलिटी जो है वो काफ़ी मॉर्टेलिटी कम और प्रोग्नोसिस काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जो एक सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कारनामा है। जहाँ जिस चीज़ में गवर्नमेंट अगर कोई आवाम के लिए करती है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होते थे तो वो इंटीरियर वाल जो है वो, ये कोई 57% जो है वो इंटीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते थे, और दूसरे नंबर पर जो है वो इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये फिर उसके बाद मैं आपको शरियाने दिखाऊंगा कि इंटीरियर वाल में ECG में क्या होता है और इन्फीरियर वाल में कौन सी शरियान में जो है वो ब्लॉकेज आती है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंटीरियर वाल, दूसरे नंबर पर इन्फीरियर वाल और तीसरे नंबर पर अदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो, यानी पोस्टीरियर वाल या लेटरल वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो था वो उस वक्त तो बहुत कम था, लेकिन अब जो डेटाएं पब्लिश हो रही हैं उसमें ये नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ती जो है वो नज़र आ रही है। अब ये जो ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके ये नहीं, जिसको भी हार्ट अटैक होता है तो उसके 2 मेन जो है वो इक़साम होते हैं कि ST एलिवेशन है, और ये इसलिए जो है वो मालूम करना ज़रूरी है कि ST एलिवेशन वाले जो मरीज़ होते हैं वो फ़ौरी तौर पर ECG से पहचाने जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पर उनको प्राइमरी PCI के लिए कैथ लैब में भेजा जाता है, और उसी वक्त ही उनकी इमरजेंसी एंजियोग्राफी करके और जो
इन्फॉक रिलेटेड आर्टरी होती है फौरी तौर पर उसको खोला जाता है। तो उस ज़माने में 95% पेशेंट जो थे वो हमारी डेटा में ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के थे और 4.5% जो थे वो नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पेशेंट थे। अब ये ST एलिवेशन ECG में यहाँ पर आपको नज़र आता होगा कि टिपिकल जो है वो ST सेगमेंट जो है वो ऊपर, और इसी ECG, क्योंकि ECG अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है हार्ट अटैक के लिए, लेकिन सिर्फ उसका ECG का प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार डॉक्टर्स को धोखा दे देती है, लेकिन ST एलिवेशन में यूजुअली डॉक्टर धोखा जो है वो कम खाते हैं। ये नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ये हमारे सऊदी अरब के किसी पेशेंट की ECGs हैं, ये सिविल अस्पताल के मरीज़ों की ECGs नहीं है। और इसमें नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, लेकिन इसमें जो है वो मिक्सचर है, ये ST एलिवेशन भी है AVR और V1 में, तो ये एक रेयर ECG है। और इस ECG से ये पता चलता है कि मरीज़ की कौन सी शरेयान जो है वो बंद हो सकती है। तो इसमें हमने देखा कि इस किस्म के मरीज़ों में या तो लेफ़्ट मेन जो है वो डिज़ीज़ अभी मैं दिखाऊंगा कि ऊपर से ही जो रईसी शरेयान है, बड़ी शरेयान है, वो जो है या तो बंद होती है या फिर मल्टीवेसल डिज़ीज़ होती है। तो ECG बहुत सारी चीज़ें बताती है। अगर जो इमरजेंसी के फिजिशियंस हैं उनके लिए ये ECG बहुत ज़्यादा रहनुमाई करती है, लेकिन हम उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अब ये उस ज़माने की सिविल अस्पताल में जो मरीज़ थे, तो ये हाथ से बनी हुई एक शरेयानों की तस्वीर है। ये हमारे कोलीग थे डॉक्टर सईद, उन्होंने, मैंने जब उनसे ज़िक्र किया कि ऐसे इस तरह से मुझे कंप्यूटर पर वो एक शरेयानों की एनाटमी शो करके दिखाओ, तो उन्होंने जो है वो बड़ी बारीक बीनी के साथ ये शरेयानों को जो है वो बना के, और ये तस्वीर अभी भी उस ज़माने से जो है वो उसी फॉर्म में भी इसी तरह से जो है वो जिस तरह से उन्होंने कलर सर वो दिए थे, तो इसी तरह से ही मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो ये LED होती है, ये यहाँ पर लेफ़्ट मेन है। ये रियल जो एंजियोग्राफी है उसमें आपको अच्छी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो LED है इसमें ये 55% जो, यानी ये एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा ये शरेयान जो LED मुतासर होती है। 55% मरीज़ों में जो है वो LED इन्वॉल्व होती है, और 35% मरीज़ों में उस वक्त जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये 10% मरीज़ों में जो है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये बहुत धोखा देती है डॉक्टरों को। जब भी ये चेस्ट पेन के साथ आते हैं मरीज़, तो होता तो इस आर्टरी में हार्ट अटैक है, लेकिन ECG में कभी कभार जो है उसकी चेंजेस, कभी कभार तो ऐसे कि ECG बार बार करने के बावजूद भी जो है वो ECG में कोई ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन प्रॉपर तरीके से ज़ाहिर नहीं होते हैं। और जो फिर तजर्बाकार जो है वो फिजिशियंस होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर अस्पताल, क्योंकि दर्द मरीज़ का ख़त्म नहीं होता है, तो जब इस कैथ लैब में जाते हैं तो वहाँ एंजियोग्राफी के दौरान जो है वो पता चलता है कि वो इसकी तो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स जो है वो ऊपर ही से बंद हुई है और बाकी शरेयानें जो है वो क्लियर है उसमें। तो ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों का फिजिशियंस को पता चलता है। अब ये रियल लाइफ में एक नॉर्मल एंजियोग्राफी है एक पेशेंट की। ये यहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी है जो मैंने शो किया उधर, ये यहाँ पर लेफ़्ट मेन है। ये जो काले रंग की, ये ऊपर से कैथेटर है, जिस कैथेटर से हम डाय देते हैं एंजियोग्राफी, ये ऊपर से कैथेटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये छोटी सी ये लेफ़्ट मेन है। अब ये जो लेफ़्ट मेन का जो हार्ट अटैक होता है ये ख़तरनाक होता है, और उसमें ये होता है कि अगर किसी को लेफ़्ट मेन की ओक्लूजन हो, और जैसे क्या मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो घरों में होते हैं। अब जिसको लेफ़्ट मेन में अगर हार्ट अटैक शरेयान में शिगाफ आ गया और क्लॉट ने ओक्लूड कर दिया,
तो देखा गया है कि ये लेफ़्ट मेन ओक्लूजन वाले जो है वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक होता है, तो जब तक घर से अस्पताल पहुंचते हैं तो 50% मरीज़ जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। अब इसका पता कैसे चले? अब चुनाचे बहुत सारे मुल्कों में ऐसे मरीज़ जो घर से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी ऑटोप्सी करके और देखा गया है, पोस्टमार्टम करके और देखा गया है कि इनकी लेफ़्ट मेन, यानी जब उसका पता चले कि कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक की वजह से इसका जो है वो मौत हो गया या किसी और वजह से हुआ। तो मेडिको लीगल केसेस में यहाँ बहुत सारे मुल्कों में जो रूटीनली इस किस्म का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है। तो ये फौरी तौर पर फिर दोनों में डिवाइड हो जाती है। ये छोटी होती है, इतनी सी लेफ़्ट मेन होती है, और ये एलएडी है और ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स है जो हमें धोखा देती है फिजिशियन को। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल शरियाने जो हैं वो इस तरह से जो है वो यहाँ से देखें कि किस तरह से ये पूरा जो है वो ब्लैक कलर जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसको भी देखें तो आप आराम से अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। और ये भी शरियाने जो है वो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे एंड तक जो है वो इंक्लूडिंग इनकी जो ब्रांचेज हैं डायगोनल 1, OM1 वगैरह जो है वो आप जो है वो सही तरह से देख सकते हैं कि इनमें कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है। ये ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है जिसमें यहाँ ये शरियान यहाँ पर ऊपर से ये एलएडी है जो ऊपर से ही बंद है, और ये जो वाइट पेच यहाँ पर नज़र आ रहा है ये थ्रोम्बस क्लॉट है। क्योंकि हार्ट अटैक तब होता है, हार्ट अटैक सबको नहीं होता है। शरियानों की बंदिश तो होती है, पुरानी होती है, लेकिन हार्ट अटैक सबको नहीं होता है। तो ये जब शगाफ आता है तो वहाँ क्लॉट जो है वो क्लॉट जो होता है, जो शरियान जो होती है तो वो जो है वो ब्लैक जो है वो नज़र आती है। ये शरियान डाय जो है वो ये लेफ़्ट में नहीं, ये एलएडी है, ये ऊपर ही प्रॉक्सिमल एलएडी जो है यहाँ पर ये क्लॉट जो है वो। अब इस क्लॉट जो है ये असल में हार्ट अटैक का सबब बनता है। तो अब जब हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है प्राइमरी, तो अब बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। जो मशीनें जो हैं या कैथेटर्स जो हैं वो क्लॉट को सक कर लेती हैं, तो शरियान वाज़े हो जाती है, जो ब्लॉकेज है वो वाज़े हो जाती है। उसके बाद उसको शरियान को डायलेट करके, या कभी कभार ये होता है कि शरियान साफ़ होती है, क्लियर होती है, सिर्फ क्लॉट जो है वो आ जाता है, और उसकी वजूहात जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ख़ास करके नौजवानों में। और ख़ुसूसन जो है वो जो क्रिस्टल आइस का नशा इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल आइस और कोकेन वाले जो मरीज़ हैं उनमें जो है कोरोनरी स्पाज़्म या इस तरह से क्लॉट आ जाता है शरियान में। अदरवाइज़ जब शरियानों की एंजियोग्राफी करते हैं तो साफ़ होती हैं, फिर उनमें स्टेंट डालने की जो है वो नौबत नहीं आती। इसी तरह से ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। अब ये देखें कि ये ऊपर से यहाँ किस तरह से कितनी जो है, तो ये बहुत बड़ा थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस बर्डन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसको बड़ी आर्ट के साथ जो है पूरे क्लॉट को जो है वो सक करके और फिर उसके बाद स्टेंट डाल के पूरी शरियान को। अब देखिए कितना फ़र्क है इसमें यहाँ पर ये पूरी शरियान जो है वो बंद है और ये क्लॉट से भरी हुई है, और ये शरियान जो है वो क्लॉट को क्लियर करने के बाद जो है वो स्टेंट डाल के अब इस तरह से जैसे नॉर्मल शरियान जो है, बल्कि नॉर्मल से भी बेहतर जो है वो शरियान जो है वो नज़र आ रही है। तो ये जो शरियानों की बीमारी है ये मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ होती हैं। जिनको हार्ट अटैक होता है या जिनकी अचानक हरकत कल्ब की बंदिश होती है या हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, तो ये कोरोनरी मॉर्फोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ होती है मरीज़ों में। किसी की तीनों शरियानें बंद होती हैं, किसी की 2 शरियानें बंद होती हैं। तो उन शरियानों की मॉर्फोलॉजी के बेस पर फिर जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो शरियानों को खोलने वाले फिजिशियंस या जो बाईपास ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स होते हैं, तो ये शरियानों को देख के फिर वो फैसला करते हैं कि कौन से मरीज़ की एंजियोप्लास्टी की जाए, कौन से मरीज़ का बाईपास किया जाए, और कौन से मरीज़ को जो है वो सिर्फ दवाओं से ही जो है वो इलाज किया जाए। तो ये जो है वो शरियानों की जो बीमारी है ये इस तरह से जो है वो नज़र आती है। अब इसके दूसरे पार्ट में जो है वो जो
सवाल अभी उधर ही है कि जिन मरीज़ों को हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक के मरीज़ जब ये सवाल पूछते हैं कि हमारा मरीज़ जो है वो बच जाएगा या मौत का शिकार हो जाएगा, तो कौन से मरीज़ में जो है वो अमवात की शरह ज़्यादा होती है, तो अब पार्ट 2 में जो है वो आप उसको देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में जो है वो मैं आपको एजुकेट करूँगा उससे। थैंक यू।